दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगी हमारे पास नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्लास की ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज नाइट्रेट्स में एक ऐसी ड्रग आती है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को प्राइमरली ट्रीट करने में मदद करती है। प्राइमरली ट्रीट करने में मदद से मेरा मतलब है कि जब मान लो पेशेंट इमीडिएटली आ गया है, उस टाइम पे उसको रिलीफ देना है, तो हम उस टाइम पे यूज करते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स दो क्लासेस में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहली क्लास रहती है आपके पास शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स और दूसरी क्लास रहती है आपके पास लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। ड्रग्स के नाम बता देता हूँ, जो इनके काम रहेगा या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा वो हम बाद में करते हैं। अभी पहले ड्रग्स के नाम देख लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हम यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी से याद करना इसे। नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से दी जाती है? सबलिंगुअल या फिर स्प्रे इन दी बकल रीजन। अब इसको हम जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये प्राइमरली यूज होती है। मान लीजिए पेशेंट आया है, पेशेंट डॉक्टर के पास आया, उसे सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। डॉक्टर ने डायग्नोस इमीडिएटली कर लिया कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन उसे प्राइमरली पेन से रिलीफ करने के लिए वी यूज दी ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन। वो भी कौन से रूट से? वी गिव इट बाय सबलिंगुअल रूट। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग रहती है वो रहती है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास दो ड्रग्स रहती है। एक रहती है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एंड प्लस वी ऑल्सो हैव द अदर ड्रग दैट इज आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो ये दो ड्रग्स रहती है इन क्लासेस की। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो ये हमारे पास सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल नाइट्रेट ड्रग लेता है तो नाइट्रेट ड्रग रिलीज करवाती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या रिलीज करवाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जैसे ही रिलीज होता है तो वहां पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है ग्वानिल साइक्लेस। ग्वानिल साइक्लेस की यहाँ पे ये एक्टिवेशन करवाती है नाइट्रस ऑक्साइड। ग्वानिल साइक्लेस फर्दर जीटीपी को जीएमपी में कन्वर्ट करवाता है। किस में कन्वर्ट कराता है? जीटीपी को जीएमपी में कन्वर्ट करवाता है। जीएमपी फर्दर फॉस्फोकाइनेस की एक्टिवेशन करती है। फॉस्फोकाइनेस की एक्टिवेशन करके लाइट चेन मायोसिन काइनेस को एक्टिवेट करती है। ठीक है, लाइट चेन मायोसिन काइनेस को एक्टिवेट करने से यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दे बेसिकली स्टार्ट दी और दी इनिबिट they basically inhibit the smooth muscle contraction, they inhibit the smooth muscle contraction। तो आपके पास जो नाइट्रेट्स है वो इस तरीके से काम करती है। जो नाइट्रेट्स है, अब यहाँ पे अगर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को यहाँ पे इनिबिट कर दिया तो यहाँ पे डायलेशन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे डायलेशन जैसे ही होगी तो वहां पे अब हमारे पास डायलेशन दो जगहों पे हो सकती है। सबसे पहली डायलेशन हो सकती है वीनस स्मूथ मसल्स पे। कहाँ पे? वीनस स्मूथ मसल्स पे। और दूसरी जो डायलेशन हो सकती है वो रहती है हमारी कोरोनरी आर्टरी मसल्स पे, कोरोनरी आर्टरीज पे। तो इन दोनों पे हमारे पास एक्शन देखने को मिलता है, एक जगह वेनस पे, एक जगह कोरोनरी आर्टरी पे। अगर हम वेनस के बारे में बात करें तो वेनस में क्या होगा, अगर इसने स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट किया है तो क्या करेगा? ये बेसिकली वीनोडाइलेशन करेगा। वीनोडाइलेशन से क्या होगा? प्रीलोड डिक्रीज होगा। यू विल हैव अ डिक्रीज इन योर प्रीलोड। प्रीलोड जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगी तो इवेंचुअली कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगी। अगर ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। और हमने कल या फिर प्रीवियस वीडियो में हमने यही देखा था कि हमारे पास जो अंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है वहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की कंजप्शन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि यहाँ पे अंजाइना की कंडीशन तो इसका रिवर्स ही कर रही है ना, तो हमें उसका बेसिकली अल्टरनेटिव देखना है। तो हमारे पास अगर वीनस स्मूथ मसल की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट किया गया है तो ये सारा प्रोसेस होगा। अगर कोरोनरी आर्टरीज पे है तो कोरोनरी आर्टरीज पे भी बेसिकली सेम चीज़ें होगी, बस यहाँ पे आफ्टर लोड प्रीलोड की जगह आफ्टर लोड आ जाएगा। और ये बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगी, जिसके कारण
यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन कम होने के कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो इस्चेमिया की कंडीशन भी कम हो जाएगी। एक चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती है कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाने की वजह से इवेंचुअली पोजिशनल बीपी चेंज देखने को मिलता है, पोजिशनल चेंज इन ब्लड प्रेशर। अभी पोजिशनल चेंज क्या है, देखिए हमने यहाँ पे इंडिविजुअल के प्री लोड को कम कर दिया है, प्री लोड को कम कर दिया है, तो जब एक इंडिविजुअल अभी एक सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी एक इवेंचुअली राइज करता है या फिर ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने प्री लोड को कम कर दिया, प्री लोड को अगर कम कर दिया तो वहाँ पे वेंट्रिकल्स या फिर आपके जो चेंबर्स है हार्ट को, उनको ब्लड उतना मिल नहीं रहा है पंप करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पे पोजिशनल चेंज आ जाता है अगर बीपी में, ड्यू टू दी पोजिशनल चेंज। और इस टाइप के बीपी को हम बोलते हैं orthostatic hypotension. We call it as orthostatic hypotension. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या समझनी है कि जब एक इंडिविजुअल के पास, अगर हम एक इंडिविजुअल को नाइट्रेट ड्रग्स दे रहे हैं, तो नाइट्रेट ड्रग्स में हमें क्या ध्यान रखना है, नाइट्रेट ड्रग्स में हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फॉस्फोडाइस्ट्रेस या फिर इसे हम बोलते हैं PD5 इनिबिटर्स पे ना हो, क्योंकि PD5 इनिबिटर पे होगा तो यहाँ पे PD5 इनिबिटर साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा रहा है, अगर साइक्लिक जीएमपी बढ़ गया तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन ट्रीट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास यह रहती है कि नाइट्रेट से इंडिविजुअल टॉलरेट भी हो जाता है, टॉलरेंस भी देखने को मिलती है। तो मतलब टॉलरेंस का मतलब है कि गॉनल साइक्लेस की डिसेंसिटाइजेशन हो जाना, अगर डिसेंसिटाइज हो जाएगा गॉनल साइक्लेस तो ड्रग एफिकेसी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नाइट्रेट्स को, जो भी आपके पास नाइट्रेट ड्रग रहती है, इनको इंटरवल में देते हैं, इंटरवल टाइम में देते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 10 to 12 आवर्स का इंटरवल टाइम होना चाहिए, मतलब कि बेसिकली रात का टाइम जहाँ पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में रहता है और साथ के साथ यहाँ पे चेस्ट पेन या कोई भी और कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती है। इसलिए आपने ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि नाइट्रेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये तो सारी चीज़ें याद रखनी है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट एक्टिंग हम नाइट्रोग्लिसरिन देते हैं सबलिंगुअल रूट से, और प्राइमरली इसे देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, फॉर द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सेकंड रहता है कि हमारे पास जो ये ड्रग है, अगर इसमें कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, तो यहाँ पे पोजिशनल चेंज कर सकता है ब्लड प्रेशर में, जिसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तभी होगा जब वीनस स्मूथ मसल्स की यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की नाइट्रेट्स को हमेशा हम किस में देते हैं, नाइट्रेट्स को हमेशा हम इंटरवल में देते हैं, अबाउट 10 to 12 आवर्स के इंटरवल पे देते हैं, ताकि यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन को रोका जा सके। किसकी डिसेंसिटाइजेशन, गॉनल साइक्लेस की डिसेंसिटाइजेशन को रोका जा सके। तो यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा आपको सारी नाइट्रेट से रिलेटेड। अब नाइट्रेट से रिलेटेड कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट और आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट में से कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो ड्रग रहती है वो रहती है आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट। आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट इज़ हाईली यूज्ड देन आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, और इसका एक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन के केस में हम इस ड्रग को नहीं देंगे, बिकॉज इट कैन कॉज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे नाइट्रेट्स भी क्लियर आउट हो गई है। नेक्स्ट क्लास की ड्रग आ जाती है हमारे पास, मिसलेनियस क्लास की ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जिनका एक्शन कुछ अलग देखने को मिलता है। मिसलेनियस में हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेनोलजीन। अब ये रेनोलजीन क्या चीज़ है, अब इसको ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रेनोलजीन हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एंजाइनल ड्रग है, और इसका जो एक्शन आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली रहता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। इट इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। अब किस तरीके से सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब कुछ एक सेल, ये हमने सेल बना दिया, ये है आपका सोडियम चैनल। ये कौन सा चैनल है मेरे पास, सोडियम चैनल, ठीक है। दिस इज माय सोडियम चैनल। अब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल्स है, कौन से, लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल, दिस इज द लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम की एंट्री करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सोडियम की एंट्री करवा रहा है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज जो आपके सेल के अंदर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ के साथ क्या होगा, जब पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा तो यहाँ पे साथ के साथ क्या होगा कि आपके
दूसरे चैनल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से दूसरे चैनल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे? जो फर्दर क्या करते हैं, दूसरे चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो फर्दर एंट्री करवाएंगे कैल्शियम की भी एंट्री कराएंगे, क्योंकि चार्ज डिफरेंस हो गया है तो कैल्शियम की भी एंट्री होगी। कैल्शियम की अगर एंट्री होगी तो कैल्शियम तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? माइक्रोफिलामेंट्स पे, जो आपके एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन पे जाएगा। तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हम रेनोलाजीन देते हैं। रेनोलाजीन आपके लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल्स को रोक लेती है। किसको रोकेगी? लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल्स को रोकेगी। अब ये लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल्स को रोक के करती क्या है, अब उसको ध्यान से समझ लेना कि अभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्सेस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो हमें वही चीज को रिलीव करना है। किस चीज को रिलीव करना है? एक्सेस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब एक्सेस में कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से? यहाँ पे रेनोलाजीन इस चैनल को ब्लॉक करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। और ये जो आपके पास चैनल्स होते हैं, कौन से? लेट इन्वर्ट सोडियम चैनल्स, ये ज्यादातर वेंट्रिकल्स एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स एरिया पे या फिर हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होंगे। ज्यादातर केसेस में हमें वहीं देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे? वॉल अगर कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो वॉल पे टेंशन भी कम हो जाएगी, मींस वॉल पे प्रेशर भी कम होगा। अगर वॉल पे प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे हमारे पास माइक्रोवेसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसके कारण डायरेक्टली मींस ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। और हम एंजाइना पेक्टोरिस में करते ही क्या है कि ऑक्सीजन डिमांड को जितना हो सके हम उतना कम करते हैं एक लिमिटेड वे में, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कम होना वो भी डेंजरस रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके रेनोलाजीन है वो आपकी जो वॉल्स है हार्ट की उस पर टेंशन कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। रिस्क रहती है रेनोलाजीन को यूज़ करने में। रेनोलाजीन को कम से कम यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही लास्ट लाइन रहती है, ड्रग की लास्ट लाइन ड्रग रहती है, क्योंकि बेसिकली ये डीपोलराइजिंग फेस को लॉन्ग कर रही है। ये टॉर्सेड डी पॉइंट्स को भी बढ़ा सकती है, मीन्स आपके रिपोलराइजेशन या फिर रेस्टिंग फेस को बढ़ा रही है, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को बढ़ा रही है यहाँ पे। साथ के साथ ये बेसिकली बहुत ही रिस्क टेकिंग ड्रग रहती है। ये लास्ट लाइन ड्रग रहती है कि अगर किसी भी ड्रग से हमें एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है या कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें देखने को मिलती है तो हम रेनोलाजीन का यूज़ करते हैं। फर्दर मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक और क्लास की ड्रग आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम चैनल ओपनर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? पोटेशियम चैनल ओपनर। अब देखिए पोटेशियम चैनल को ओपन करने से क्या होगा? पोटेशियम चैनल ओपन होने से पोटेशियम का जो ई फ्लक्स है, ठीक है, पोटेशियम का जो ई फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। पोटेशियम का जो ई फ्लक्स है वो बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन। और हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डायरेक्टली लिंक्ड है विथ योर वीनस और आर्टेरियल डायलेशन। वीनस और आर्टेरियल डायलेशन। अगर यहाँ पे वीनस और आर्टेरियल डायलेशन हो रही है तो मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? प्रीलोड या आफ्टर लोड, दोनों। प्रीलोड एंड आफ्टर लोड दोनों कम हो रहे हैं। कौन कम हो रहे हैं? प्रीलोड भी कम हो रहा है और आफ्टर लोड भी कम हो रहा है। दोनों कम हो रहे हैं तो मींस दे इवेंचुअली विल डू द डिक्रीज इन योर ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड को कम करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास सब ड्रग्स हो गई है। एक बार सारी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट आ जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, डिल्टियाज़ेम, एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन्स, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मिसलेनियस क्लास, रेनोलाजीन एंड पोटेशियम चैनल ओपनर्स। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ट्रीटमेंट पाथवे, ठीक है, जो कि रहेगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पाथवे। आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, हाइपोथेटिकली सोचो कि यू आर द डॉक्टर, आपके पास पेशेंट आया। पेशेंट आपने देख लिया कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले जैसे ही इंडिविजुअल आता है तो उसे नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से दिया जाता है? वाया दी सबलिंगुअल रूट। कौन से रूट से दिया जाता है? वाया दी सबलिंगुअल रूट। क्यों दिया जाता है? क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग रहता है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग रहता है, क्विक एक्शन देगा और चेस्ट पेन की कंडीशन को रिलीव करेगा। थोड़ी देर चेस्ट पेन की कंडीशन रिलीव करी, फिर उस इंडिविजुअल को हम
कौन सी ड्रग्स पे रखते हैं, वी कीप हिम ऑन दी बीटा ब्लॉकर्स। हम उस इंडिविजुअल को क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स की अगर यहाँ पे एडीआर या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है, एडीआर या फिर मैं बोलूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकती है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर मींस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऐसी ड्रग है प्रोपेनोलॉल। कौन सी ड्रग है, प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल है और बाकी सारी ड्रग्स उनका बीटा रिसेप्टर पे एक्शन होगा, तो मतलब क्या है यहाँ पे मेरा कि बीटा 2 पे भी या फिर बीटा 1 दोनों पे एक्शन होगा। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द बीटा रिसेप्टर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम किन इंडिविजुअल्स में यूज नहीं करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स को किन इंडिविजुअल्स में यूज नहीं किया जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स को यूज नहीं किया जाता है अस्थमा के पेशेंट में, बिकॉज पहले ही वहाँ ब्रोंकोस्पाज्म है, बीटा ब्लॉकर दे दोगे और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, कंडीशन सीवियर हो जाएगी। सीओपीडी में यूज नहीं करते हैं, साथ के साथ डायबिटीज मेलाइटिस में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे विल बी दी अनअवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखो जाके, तब मजा आएगा यहाँ समझने में। क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है, बीटा ब्लॉकर्स एनर्जी कम करेगा, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन अनअवेयरनेस आ जाएगी। इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट या कैल्शियम या फिर हम सीओपीडी के पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। अगर बीटा ब्लॉकर से इंडिविजुअल नहीं ट्रीट हो रहा है, तब हम उसे जाके देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या देते हैं उसे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की भी कुछ कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्या कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी हम कई कंडीशंस में नहीं यूज करते, और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है उसको ध्यान से समझ लेना। देखिए कैल्शियम चैनल बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल पोस्ट एमआई आया है, पोस्ट एमआई मीन्स उसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो उस केस में हम नहीं देंगे। अगर कोई इंडिविजुअल कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन से आया है, या फिर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, किसी इंडिविजुअल को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो यहाँ पे हम इन इंडिविजुअल्स को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देते हैं, बिकॉज पहले ही क्या है कि उनकी हार्ट की मसल्स वीक है, बिकॉज ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एनी अदर कार्डियक डिसऑर्डर, जिसके कारण वहां पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को देने के रिस्क को नहीं ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नाइट्रेट्स के ऊपर कि ठीक है, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं देने तो हम नाइट्रेट्स देते हैं, और नाइट्रेट्स में एक ड्रग तो हमारी पहले ही हो जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन। और हम कौन सी ड्रग देते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। कौन कौन सी दे सकते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक ड्रग देंगे, लेकिन एक ध्यान रखना कि इन दोनों में से भी कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल रहती है, ज्यादा कौन सी प्रेफरेबल रहती है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। तो सबसे पहले अगर हमने नाइट्रेट्स में से चूज करना है तो हम आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट देंगे आफ्टर गिविंग योर नाइट्रोग्लिसरीन। अगर मान लो नाइट्रोग्लिसरीन की भी या सॉरी नाइट्रेट्स की भी यहाँ पे कुछ एडीआर देखने को मिल गया, या फिर यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन हो गई है, क्या हो गई है, डिसेंसिटाइजेशन, इन एनी केस, तब जाके हम इंडिविजुअल को किस पे लाते हैं, मिसलेनियस क्लास पे, मींस रेनोलोजीन पे लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं, रेनोलोजीन पे या फिर पोटेशियम चैनल ओपनर पे। लास्ट में हम आएंगे किस पे, तो सबसे पहले प्राइमरली कौन सा रहता है, प्राइमरली यहाँ पे खुद देख सकते हो आपकी कौन सा रहेगा, आपके पास बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर तब नहीं दोगे अगर इंडिविजुअल एस्थमेटिक है, सीओपीडी है, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में। रीजन आपको बता दिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दोगे बाय द पोस्ट एमआई पेशेंट या किसी को भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। नाइट्रेट्स हम नहीं देंगे, बिकॉज नाइट्रेट्स तब देंगे अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दे सकते हो। फिर अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कुछ एडीआर हो गया या फिर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई, तब जाके नाइट्रेट्स पे आओगे। अगर नाइट्रेट्स पे भी अगर डिसेंसिटाइजेशन हो जाए तब रेनोलोजीन दोगे। लेकिन प्राइमरली कौन सी रहेगी, अगर इंडिविजुअल हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, तब आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। सो विद दैट वी हैव नाउ कंप्लीटेड द एंजाइना पेक्टोरिस, एंड हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कंप्लीटिंग दी सीवीएस फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट जो होगी वीडियोस वो रहेगी रिलेटेड टू योर arrhythmia. So thank you so much for watching. Till then, stay tuned for more lecture videos.